हेलो बच्चों। आज अपने कार्बन के अपरूप की बात करेंगे। क्लास 10th बेस्ड जो ये है टॉपिक है। इसके अलावा एलडीसी, रेलवे, एनटीपीसी, कांस्टेबल वगैरह के अंदर आर्मी के अंदर भी ये जो होता है पूछा जाता है। अक्सर इसके अंदर से टॉपिक आ जाता है। तो कार्बन के अपरूप जो है इनके बारे में बात करने वाले हैं अपने। कार्बन के अपरूप सबसे पहले पता होना चाहिए अपरूप क्या होते हैं। तो एक ही तत्व के एक से अधिक रूप जिनके भौतिक गुणों में भिन्नता लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। तो एक ही तत्व के एक ही तत्व के एक ही तत्व के वे रूप जिनके भौतिक गुणों में विभिन्नता लेकिन रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। अगर मैं जनरल सी बात करूं तो कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं। जैसे अगर अपने बात करें कोक, काजल, चारकोल, गैसें प्राकृतिक, तो ये जो होते हैं गैसीय कार्बन जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं कार्बन के बने हैं। डिफरेंस इनके अंदर क्या है कि भौतिक गुणों में समानता नहीं है, असमानता आती है। कैसे? अगर अपने हीरा, ग्रेफाइट या फुलरिन को देखें तो वो चमकदार होते हैं जबकि कोयला चमकदार नहीं होता। ठीक है, तो भौतिक गुण अलग अलग हो गया। हीरा बहुत ज्यादा कठोर जबकि कोयला इतना कठोर नहीं होता। तो ये भी एक इनका डिफरेंस हो गया भौतिक गुणों में। जर्नल सा ओवरव्यू बता रहा हूं आपको। अगर अपने बात करें चालकता की, हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। भौतिक गुणों में समानता नहीं होती, रासायनिक गुण समान है। रासायनिक गुण का मतलब अगर आप काजल को ले लो, चारकोल ले लो, कोलतार ले लो, कोयला ले लो, गैसीय कार्बन ले लो, सारे ज्वलनशील है। इसका मतलब ज्वलनशीलता क्यों है? क्योंकि सभी के अंदर कार्बन है और कार्बन आपको पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के CO2 देता है। तो आप चाहे कोई भी कार्बन का अपर रूप ले लेना, सारे ज्वलनशील है क्योंकि वो गुण रासायन का है, उसके अंदर कार्बन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भौतिक गुण अलग अलग है, रंग अलग होगी, जो उनकी फिजिकल स्टेट अलग होगी, लेकिन उनकी रासायनिक प्रवृत्ति एक जैसी है। सभी CO2 गैस देंगे अगर आप उनको दहन करवाओगे। तो अगर अपने जर्नल से बात करते हैं कि कार्बन के अपरूप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जो अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात आती है तो सबसे पहला जो रूप होता है उन्हें क्रिस्टलीय अपर रूप कहा जाता है। कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय अपर रूप भी पाए जाते हैं और अक्रिस्टलीय अपर रूप भी पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप जो होते हैं वो चमकदार हो गए या उनकी खास एक अच्छी व्यवस्थित संरचना होगी, ज्योमेट्री अच्छी होगी, कार्बन कार्बन के बीच विशिष्ट एंगल हो गया, दूरी फिक्स होगी। ये सारी बातें क्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आती हैं। अक्रिस्टलीय में ऐसा नहीं है, अव्यवस्थित नेटवर्क होते हैं कार्बन के। तो क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो तीन जो होते हैं क्रिस्टलीय अपरूप को बात करेंगे। सबसे पहला हीरा, दूसरी अगर बात करेंगे ग्रेफाइट और तीसरी अपने बात करेंगे फुलरीन। अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर अगर अपने बात करें तो काजल, चारकोल, खनिज कोयला यानी कि कोक, कोल यानी कि कोलतार और गैसीय कार्बन। गैसीय कार्बन तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का। पहले क्रिस्टलीय की बात कर लेंगे, फिर थोड़ा आपको आइडिया मैं क्रिस्टलीय का दे दूंगा। आपके जनरली क्रिस्टलीय के अंदर कुछ आ जाते हैं, क्वेश्चन पुट आउट हो जाते हैं। अक्रिस्टलीय के बारे में भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा। तो आज अपने बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में। अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो इसका थोड़ा सा आपको ट्रिक याद कर सकते हो। काचा खनिज,
काचा खनिज, तो इसकी एक ट्रिक होगी, काचा खनिज का मतलब काजल, चारकोल और खनिज यानी कि खनिज कोयला या कोक, और उसके बाद गैसीय जो कार्बन और कोलतार आपको इसी के अंदर याद रखना है, गैस खनिज के अंदर आते हैं, खनिज कोयला हो गया, कोलतार हो गया, खनिज गैसीय कार्बन हो गया। तो इसकी ट्रिक काचा खनिज से याद रखो। चारकोल के और ज्यादा अंतर अगर अपने करें, इसको मैं यहां लिख देता हूं, काचा खनिज, ये आप याद रख लेना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। चारकोल जो होता है वो जांतव चारकोल भी आता है, वनस्पति चारकोल भी आता है, और शर्करा चारकोल भी आता है। चीनी का, शर्करा का चारकोल, वनस्पति जैसे लकड़ी का चारकोल, जांतव जैसे जंतुओं का चारकोल, क्योंकि जंतु, मनुष्य के अंदर भी आधा तो कार्बन ही है, पूरी बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपनी कार्बन की बनी हुई है। तो जांतव चारकोल, वनस्पति चारकोल लकड़ी कार्बन की बनी हुई है, शर्करा, इवन शर्कराएं जो होती हैं वो चारकोल ही मानी जाती हैं। तो काचा खनिज की याद हो जाएगा, ये कृष्णीय है। काजल भी एक प्रकार का कार्बन ही है, कज्जल बनता है, ठीक है। तो अगर क्रिस्टलीय अपरूप की सबसे पहले बात करेंगे, इसके अंदर हीरे की बात करते हैं। हीरा कैसा होता है देखने के अंदर, क्या इसकी संरचना होती है। तो क्रिस्टलीय अपरूप के अंतर्गत सबसे पहले आ रहा है हीरा। तो इसमें कुछ पॉइंट के आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि हीरा जो होता है, इसमें सबसे पहले छोटी सी बात याद रखनी है, संकरण sp3 होता है। ये बड़ी क्लास की बात है, आपको यहां नहीं बताने वाले, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया रखना, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम के अंदर भी, हीरे की संरचना के अंदर कार्बन परमाणु पर संकरण कितना होता है। तो हीरे की संरचना जो होता है वो कार्बन से बनी है, तो कार्बन परमाणु पर संरचना होता है sp3। अगर संरचना पूछ ले आपसे तो आप बोलोगे चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। चतुष्फलकीय नेटवर्क होता है, 3D नेटवर्क बोल देते हैं, 3D नेटवर्क, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है इसकी, या 3D संरचना भी कह सकते हो, डायरेक्टली 3D स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो पुट आउट हो सकता है वो ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच बंध की लंबाई कितनी होती है। रिपीट कर देता हूं, कार्बन कार्बन के बीच बंध बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, बंध लंबाई। तो आप बोलोगे 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये दोनों यूनिट है, ओके। तो ये याद रखना है कुछ आपको बात। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके अंदर आ जाएगा संकरण, संरचना, बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लंबाई लेंथ जो होती है। तो सबसे पहले अगर अपने इसके संरचना बनाए अपने की, किस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो संरचना देखो, हीरा जो होता है वो कार्बन का ही नेटवर्क होता है, कार्बन कार्बन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, चतुष्फलकीय होती है। देखो अगर कार्बन परमाणु की संयोजकताएं देखें तो 4 संयोजकताएं पाई जाती है, या 3 दिखाई दे रही है आपकी जो है, यहां उसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, 3 संयोजकताएं पूरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संयोजकता नहीं आपको दिखाई दे रही, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये संयोजकता बैक साइड के अंदर आपको मिलेगी, ओके, ठीक है। इस तरीके से आपने एक बॉक्स बनाना है। देखो हर कार्बन की 4 संयोजकताएं आएंगी, यहाँ एक पीछे बैक साइड के अंदर है, ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी भी आपको इस तरीके से एक बैक साइड में दिखेगी, इस कार्बन की भी आपको वैलेंसी इस तरीके से दिखेगी, इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस कार्बन, हर कार्बन की वैलेंसी 3-3 तो आपको दिखाई दे रही है, बट एक वैलेंसी जो बैक साइड के अंदर है इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से तो मैं उसको नहीं दिखा रहा, इवन मैं यहाँ पे कार्बन भी नहीं दिखा रहा, ठीक है, उसको डॉट दिखा रहा हूं इस तरीके से, यह कार्बन है। तो अगर बात करें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन के अंदर ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है, फिर इस तरीके से एक और बॉक्स बना लेना है, इस साइड से एक बॉक्स और बनाना है। इसको धीरे धीरे आप प्रयास करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर यहां से एक बॉक्स छोड़ना है, इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी छोड़ देनी है। फिर इस पॉइंट से आपको एक रेखा लेनी है लंबी, इस तरीके से,
और उसको सीधी स्ट्रेट लेके आना यहां तक। फिर एक जो आपका षटफलक है वो और बनाना है आपने, एक इस तरीके से पास आउट करता हुआ, राइट। फिर सेम एज इट इज आपने इस तरीके से, जैसे इसके पॉइंट से आपने एक रेखा लिया वैसे एक आपने लाइन इस तरीके से लेनी है, उसको फिर स्ट्रेट लेके आना है और इन दोनों के, देखो इसके और इसके बीच में से निकालना है और यहां एक पॉइंट दिखाना है कार्बन का। फिर आपने यहां दिखाना है, फिर आपने यहां दिखा के यहां कर देना है। क्लियर? तो ये फिर आपने इस तरीके से यू पॉइंट दिखाने हैं। ये कार्बन की वैलेंसी है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क का एक ये हीरे की संरचना। अगर यहां कार्बन टू कार्बन अगर अपने बात करें कि ये कितनी बॉन्ड लेंथ है तो 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ये इनके बीच जो है एक प्रकार का रिलेशन है, आप जानते ही हो पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच। ओके, तो 1.45 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर इनकी बॉन्ड लेंथ होती है। कार्बन के अंदर चारों वैलेंसी कार्बन की अगर मैं बड़े रूप में दिखाऊं तो चारों वैलेंसी इसकी इस तरीके से पूरी होती है, एक बैक साइड के अंदर होती है। चारों वैलेंसी पूर्ण होने की वजह से ये कार्बन कार्बन नेटवर्क आगे की ओर बढ़ता जाता है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हीरा सबसे कठोर जो है नेटवर्क होता है। हालांकि अधातु है, धातु कठोर होती है, जबकि यह धातु का नेटवर्क है क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग है। बंध का प्रकार आपसे पूछे तो आप कहोगे इसमें सह संयोजक बंध है। कार्बन कार्बन सह संयोजक बॉन्ड होने की वजह से इतना अच्छा नेटवर्क बना गया और वैलेंसी 4 होने की वजह से ऐसा नेटवर्क बना गया। अगर बना गया तो इसका गलनांक यानी कि ये इतना कठोर हो जाएगा कि इसको हथौड़े से भी अगर आप तोड़ने का प्रयास करोगे तो टूट जाएगा। क्या? हथौड़ा टूट जाएगा। अगर बात करें इसके गलनांक की तो 3843 केल्विन इसका गलनांक है। यह माना गया है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3843 यानी कि 3843 केल्विन जो टेम्परेचर पर जा करके ये मेल्ट होगा, द्रवित होगा, और इतना टेम्परेचर दिया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा एक नेटवर्क चमकदार होता है। हालांकि धातुएं चमकदार होती हैं जबकि ये नेटवर्क भी एक चमकदार है। अंधेरे के अंदर चमकता है, उसका वजह क्या है अंधेरे के अंदर चमकने की? तो इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो आप बोलोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी घटनाएं पाई जाती हैं। एक बार प्रकाश अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर इसके उपयोग की बात करें, अच्छा हीरा अगर पूछे कि विद्युत का क्या होता है तो आप बोलोगे ये विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक है, क्योंकि इसकी एक भी वैलेंसी खाली नहीं है जो इलेक्ट्रॉन पास आउट करवा दे। तो ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसका उपयोग की बात करते हैं अपने अब। तो अगर इनके उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में उपयोग होता है। सेकंड, कांच काटने के लिए, क्योंकि चतुष्फलकीय नेटवर्क है। चतुष्फलकीय मतलब चतुष्फलकीय, इस तरीके की संरचना है इसकी, चतुष्फलकीय। तो कांच काटने के अगर यूं बनाए तो स्ट्रक्चर इस तरीके की भी बना सकते हो, कांच काटने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये कार्बन जो होता है अब अपने बात करेंगे इसके बाद। तो कांच काटने के लिए, फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग है और ये एक अच्छा कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध का एक नेटवर्क है। अब अपने ग्रेफाइट की बात करते हैं। दूसरा प्ररूप जो है हीरे के बाद आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट की अगर अपने बात करें तो इसमें संकरण कई बार पूछ लेता है। तो आप बोलोगे sp2 संकरण, याद रखना, उसमें sp3 इसमें sp2। संरचना की अगर बात करें तो आप कहोगे सर ये षटकोणीय
संरचना होती है इसकी, ष्टकोणीय नेटवर्क बनता है एक। उसके बाद अगर विद्युत की चालकता की बात करें तो आप कहना कि ये विद्युत का सुचालक होता है, इसका भी एक रीजन आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बॉन्ड एंगल, बंध लंबाई की बात करें, कार्बन कार्बन के बीच बंध लंबाई जो होती है, ये सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है ये 143.5 पिकोमीटर है। ठीक है, 141.5 सॉरी। चमकीला होता है, फिसलनदार होता है और भूरे कलर का पाया जाता है। ठीक है, ये संरचनाएं षटकोणीय संरचना होती है। विद्युत चालकता सुचालक क्यों होता है इसकी बात करेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा। मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। ग्रेफाइट की संरचना देखो, 3 वैलेंसी होती है इसके अंदर कार्बन की। एक वैलेंसी दूसरी परत से जुड़ती है, यानी कि यहां एक वैलेंसी आपने खाली समझनी है कि ये वैलेंसी जो है यहाँ पे खाली है, एक चौथी वैलेंसी, कार्बन की 4 संयोजकताओं की वैलेंसी चौथी। तो ये एक षटकोणीय, देखो वैसे तो ये जो अगर अपने बात करें कि 3 संयोजकताओं से त्रिकोण बनता है तो समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बट ये क्या होता है, कार्बन इस तरीके से समतल त्रिकोणीय, फिर आगे त्रिकोण आपस के अंदर बाइंड हो जाते हैं ऐसे, तो षटकोण बन जाता है। एक कार्बन इसके अंदर एक वैलेंसी खाली रहती है, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर बताएं तो षटकोणीय रूप ले लेती है। पहले आपने इस तरीके की एक वलय बनानी है, फिर आपने इस तरीके की एक वलय और बनानी है, फिर आपने इस तरीके की एक वलय और बनानी है, फिर इस षटकोण को आगे बढ़ाना है, फिर इस षटकोण को आगे बढ़ाना है, फिर इस षटकोण को आगे बढ़ाना है। हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 वैलेंसी पूरी है। चौथी वैलेंसी का क्या होगा, ये बात अभी करेंगे। इस मुक्त वैलेंसी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये सुचालक है। क्लियर हो गया पॉइंट। स्ट्रक्चर षटकोणीय बनी क्योंकि होनी चाहिए थी समतल त्रिकोणीय, लेकिन आपस में समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर से जुड़ के एक नेटवर्क बन गया, जो किसका बना, षटकोणीय नेटवर्क, षटकोण बना है। अब आपने यहां से एक पॉइंट आपने सीधा लेना है, इस तरीके से एक रेखा खींच लेनी, आइडिया हो जाएगा आपको दूसरी परत से जोड़ने का। एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। अब कहते हैं कि ये यहां से अगर बात करोगे 340 पिकोमीटर की जो होती है ये लेंथ होती है। एक परत, ये एक परत बनेगी इस तरीके से, इस नेटवर्क की एक परत बनेगी। तो 3, एक इधर से वैलेंसी, एक इधर वैलेंसी, एक इधर वैलेंसी, यानी कि एक कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई। चौथी वैलेंसी वाला कार्बन नीचे दूसरी परत के कार्बन से जुड़ेगा, राइट। अगर बात करूं यहां पॉइंट पर कार्बन है, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाइंड हो रहा है नीचे वाली परत के कार्बन से, क्योंकि उसकी भी 3 वैलेंसी, तो इस तरीके से बाइंड हो जाएगा ये कार्बन। तो एक परत मैंने बनाई है, सेकंड परत मैं यहां बना रहा हूं। इस तरीके से, तो ये जो दूरी होगी यहां तक अगर अपने बात करें 340 पिकोमीटर, वैसे कार्बन टू कार्बन 141.5 पिकोमीटर लेंथ होगी यहां तक। और नेटवर्क आपको बता दी षटकोणीय। अब एक कार्बन जो है, एक वैलेंसी जो है वो खाली दिख रही है आपको यहां, तो ये दूसरे किसी कार्बन के, इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इसलिए ये परतें एक दूसरे पर फिसलन पैदा करती हैं, क्योंकि 340 पिकोमीटर की दूरी होती है इनके बीच, ऐसे अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं इसके बीच। और ये इलेक्ट्रॉन जो है जब ये फिसलती है परत एक दूसरे पर तो रिमूव हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो विद्युत का क्या कर देगा, सुचालक हो जाएगा, विद्युत का चालन कर देगा वो। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत की चालकता दिखाता है। चमकीला, फिसलनदार, भूरे रंग का होता है। अब इसके उपयोग की अपने बात कर लेते हैं। अब है ग्रेफाइट के उपयोग। तो उपयोग पहला जो है
इसका बेरिंग बनाने के अंदर भी होता है। इसका उपयोग की अगर अपने बात करें तो पहला उपयोग, तो इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। कुछ शुष्क संनेहक बनाए जाते हैं, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स शुष्क संनेहक, ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह जो होते हैं वो बनते हैं। ओके। नाभिकीय भट्टी के अंदर, नाभिकीय भट्टी के अंदर मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। भट्टी के अंदर मंदक होता है। ये मंदक का मतलब जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन्स का जो गमन होता है उनको घटा देता थोड़ा, ठीक है। तो मंदक के रूप में ये जो है उपयोग होता है। उसके बाद अपने बात करते हैं तीसरी फुलरीन की। फुलरीन, फुलरीन में भी sp2 संकरण होता है, याद रखना है। संकरण अगर पूछ ले तो sp2 संकरण। संरचना की बात मेन है इसके अंदर, क्वेश्चन संरचना पर आता है तो आप कहोगे फुटबॉल की तरह है। इसे बकी बॉल भी कहते हैं। साधारणतः कार्बन 60 से कार्बन 70 तक की फुलरीन स्थायी होती है, उसमें कार्बन 60 सबसे स्थायी है। इसके अंदर जो होते हैं वो 32 फलक होते हैं, और इसमें भी 32 फलकों के अंदर, फुटबॉल में जैसे फलक दिखते हैं, स्ट्रक्चर सी अलग अलग दिखती है आपको, तो 32 फलक के अंदर भी 20 और 12, तो 20 जो होते हैं वो षटकोणीय होते हैं, और 12 जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। 5 कोण यानी कि 5 एंगल बनेंगे, इसमें 6 बनेंगे, षटकोणीय होती है। षटफलक, तो इसके अंदर 32 फलकों में 20 जो होते हैं वो 20 और 12 होते हैं। 20 जो होते हैं वो षटफलक होते हैं, और 12 जो होते हैं वो पंचफलक होते हैं। और इसकी संरचना बताई थी, एक आर्किटेक्चर था, बक मिस्टर फुलरीन, उसने बताई थी स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखती है। अपने स्ट्रक्चर आपको बना के भी बताएंगे यहां। सबसे पहले एक इस तरीके से आप एक पंच फलक बना लेना, 5 फलक जिसके होंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 फलक। बिल्कुल फुटबॉल में जैसे 5 फलक होते हैं उस तरीके के पंच फलक हैं। इस पर चारों षट फलक बनाने हैं आपने, तो पहले आप इसको इस तरीके से बना देते हैं, अपने थोड़ा आसान हो जाएगा समझना भी आपके लिए। तो ये जो रेखा है इसके ऊपर आप एक षटफलक बनाओगे इस तरीके से, ये षटफलक, ठीक है। एक इस तरीके से षटफलक, एक इस तरीके से षटफलक बनेगा, एक इस तरीके से षटफलक बन जाएगा। क्लियर है? षटफलक, तो षटफलक बनेंगे साइडों के अंदर। फिर इनके ऊपर एक एक षटफलक और बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे षटफलक, एक और षटफलक, और एक इसके ऊपर षटफलक, राइट। अब ये पंचफलक बीच में एक आ गया, देखो 1 2 3 4 5, 5 फलक बन गए। यहां भी देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, ये पेंसिल का आप यूज करते रहना, तो ये भी पंचफलक 1 2 3 4 5, यहां भी पंचफलक, यहां भी पंचफलक, यहां भी पंचफलक। अब जहां जहां इसको जोड़ा है वहां षटफलक एक और तैयार हो गया, देखो इस तरीके से।
यहां भी एक षटफलक तैयार हो गया। क्लियर? यहां भी एक षटफलक तैयार हो गया, यहां एक षटफलक तैयार हो रहा है। एक षटफलक इस तरीके से तैयार हो जाएगा। क्लियर? अब इसको आपस में आपने मिला देना है। अच्छा, उससे पहले एक जो पंचफलक बनाया इसमें राइट आपने एक पंचफलक और बनाना है अगेंस्ट इसके, फिर इनको जोड़ना है यहां तक इस तरीके से। ठीक है, अब आपने ऊपर इसको राउंड शेप देनी है थोड़ी थोड़ी। तो ये आपके सामने एक आइडिया हो गया फुलरिन का, एक स्ट्रक्चर बन गई आपकी फुलरिन की। साधारणतः स्ट्रक्चर पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो ये फुलरिन की आपके सामने एक स्ट्रक्चर होगी। अगर अपने उपयोग की बात करें फुलरिन के, तो बेरिंग बनाने के अंदर इसका उपयोग होता है, बेरिंग्स बनते हैं इसके। ठीक है, जो उपकरणों के अंदर आते हैं बेरिंग्स बनाए जाते हैं इनके। और प्राकृतिक गैस की शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक गैसें जो होती हैं जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन जो होती हैं, उन गैसों के शुद्धिकरण में इनका उपयोग होता है। शुद्धिकरण में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस का शुद्धिकरण जो होता है वो फुलरिन से। अगर कार्बन कार्बन की लेंथ की बात करोगे तो ये 140 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन के बीच लेंथ जो होती है इनकी, ये 140 पिकोमीटर के आसपास मानी जाती है। और गुंबद की आकृति लगती है, गोलाकार गुंबद सा होता है, ये गुंबद आकार की होती है, गुंबद नुमा। तो ये आपके सामने आज अपने क्रिस्टलीय अपरूप की बात की। ज्यादातर क्रिस्टलीय अपरूप पर भी आता है, बाकी मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको अक्रिस्टलीय अपरूप का भी आइडिया दे दूंगा। थैंक यू।